अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 6 अप्रैल को वजीर आजम ने काबीना में बड़ी तब्दीलियां की। कुछ कलमदान तब्दील किए, कुछ नए चेहरे काबीना में शामिल किए, मगर ठीक 20 दिन के बाद आज काबीना में मजीद तब्दीलियां कर दी गई हैं। हुकूमत की मीडिया की टीम में नए चेहरे शामिल कर लिए गए हैं। फिरदौस आशिक ऐवान से इत्तलात का कलमदान वापस ले लिया गया है और उनकी जगह तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज को वजीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर कर दिया गया है। वो कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि फिरदौस आशिक ऐवान की जगह सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का नया मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा को एजाजी तौर पर वजीर आजम का मुआवने खुसूसी मुकर्रर किया गया है। ये बड़ी तब्दीलियां हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, मीडिया टीम में मुसलसल तब्दीलियां की गई हैं। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो पहले इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिया गया, मगर फिर 18 अप्रैल 2019 को वजीर आजम ने काबीना में बड़ी तब्दीलियां की और इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी से लेकर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को दे दिया गया और आज 1 साल बाद उन्हें भी हटा दिया गया। इसके अलावा भी हुकूमती मीडिया टीम में तब्दीलियां होती रही, मुसलसल होती रही। वजीर आजम ने ताहिर ए खान को अपनी मीडिया टीम में शामिल किया, उन्हें अपना मुशीर बराए मीडिया बनाया, मगर फिर जब चेयरमैन नैब की वीडियो ताहिर ए खान के चैनल पर चली तो तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और फिर 24 मई 2019 को उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को मुआवने खुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स बनाया गया, मगर रवा साल फरवरी में उनका भी इस्तीफा सामने आ गया। इसी तरह वजीर आजम की मीडिया टीम में यूसुफ बेग मिर्जा भी शामिल रहे, उन्हें वजीर आजम का मुआवने खुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स बनाया गया, मगर उन्होंने भी नवंबर 2019 को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत की मीडिया टीम में मुसलसल तब्दीलियां होती रही हैं और अब एक और बड़ी तब्दीली आई है। शिबली फराज को वफाकी वजीर बनाया गया है। वजीर आजम तनकीद मीडिया पर करते हैं, मगर बार बार अपनी मीडिया टीम बदल देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब तक मसला मीडिया में है या फिर वजीर आजम की मीडिया टीम में है, या फिर मसला असल में कारकर्दगी का है, जिसका दिफा करने में नाकामी की वजह से मीडिया टीम भी अपनी कारकर्दगी पर बयानियां बनाने के बजाय मीडिया के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देती है। फिर वजीर आजम भी यही करते हैं, मगर फिर कुछ टाइम के बाद अपनी मीडिया टीम ही बदल देते हैं। शिबली फराज एक अच्छी और सुलझी शख्सियत की शोहरत रखते हैं। क्या ये वजीर आजम की तरफ से नई पॉलिसी का आगाज है? एक और अहम तब्दीली साबिक फौजी तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा की हुकूमती मीडिया टीम में शमूलियत है। ये तब्दीली भी इस लिहाज से अहम है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जून 2012 से दिसंबर 2016 तक DGISPR रहे। मीडिया के साथ उनका बाकायदा तौर पर ताल्लुक रहा। तकरीबन 4 साल तक फौज की तर्जुमानी की। सोशल मीडिया के जरिए फौज का मौक़िफ़ पेश करने की रिवायत आसिम सलीम बाजवा ने ही कायम की। उन्होंने बहुत से अहम मौक़े पर पॉलिसी बयानात ट्वीट्स के जरिए दिए। फौजी ऑपरेशन, आर्मी चीफ के बयानात के साथ साथ 2014 में जब धरने की वजह से मुल्की सियासत में कशीदगी बढ़ी तो जनरल आसिम सलीम बाजवा फौज का मौक़िफ़ पेश करते रहे। इसी दौरान धरने से इमरान खान की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात भी हुई। फौज से रिटायरमेंट के बाद नवंबर 2019 में हुकूमत ने उन्हें सीपेक अथॉरिटी का सरबरा बनाया और अब मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात बना दिया गया है। इस तब्दीली पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, अब सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनसे वज़ीर आज़म ने मुलाकात की तो उस वक्त वो ज़ाहिर मीडिया से बड़े नाराज़ भी नज़र आए। मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि मीडिया अब कोई देखता नहीं है, मीडिया अपनी साख खो चुका है। उन्होंने कहा 2011-12 के बाद जो मीडिया है लोगों का उस पर से एतमाद ख़त्म हो गया। हालांकि खुद वज़ीर आज़म 2018 तक कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में आई है तो उसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। 2018 तक वो मीडिया की तारीफ़ करते थे, अब 2011-12 के बाद वो कहते हैं कि मीडिया लोगों ने देखना छोड़ दिया। और जो नंबर्स हैं वो भी वज़ीर आज़म की बात को नहीं जस्टिफाई करते। जितने लोग अगर नंबर्स देखे जाए 2011-12 में मीडिया देखते थे, न्यूज़ मीडिया, उतने ही आज भी देखते हैं और कोरोना आने के बाद उससे ज़्यादा देख रहे हैं। कोरोना से पहले उतने ही लोग मीडिया देख रहे थे जिन्हें 2011-12 में देखते थे। और वज़ीर आज़म मुसलसल फिर अपनी मीडिया टीम बदल देते हैं। यूसुफ बेग मिर्ज़ा, ताहिर ए खान, फिरदौस आशिक ऐवान, फवाद चौधरी। ये असल में क्या है? वज़ीर आज़म अपनी मीडिया टीम से खुश नहीं होते हैं या मीडिया से खुश नहीं होते हैं या कारकर्दगी से खुश नहीं होते हैं जो ये सारी तब्दीलियाँ होती हैं? शाहजेब साहब, अभी थोड़े दिन पहले जब वो उनका जो कोरोना रिलीफ फंड था उसकी जो एक बहुत लंबी एक ट्रांसमिशन हुई थी, टेलीथॉन हुई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी, तो वहां पर हम काफी सारे लोग इकट्ठे थे। हम तो एक वहां पे नेशनल कॉज के लिए इकट्ठे हुए थे। वहां पर जो मैंने सूरत हाल देखी थी तो मुझे उस दिन वहां पर ही अंदाजा हो गया था कि जो वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द लोग हैं और जो उनका स्टाफ है
वो कुछ मुतमिन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो जो टेलीथॉन थी उसको बजाय के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है ऑर्गेनाइज करती, वो उसको देखती, या और जो लोग वजीर आजम की मीडिया टीम में हैं वो करते, तो वो बिल्कुल वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने अपने जो बिल्कुल खालिस जो उनके अपने जाती कॉन्टैक्ट्स हैं या पीटीआई के खास लोग जो पार्टी के लोग हैं उनके जरिए किया, उसमें गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और फिर वहां पर उस दिन जब हम वहां पर सारे इकट्ठे हो गए और वो जब ट्रांसमिशन शुरू होने वाली थी, तो वहां पे जिस तरीके से फिरदौस आशिक अवान वहां पर आई और उन्होंने वहां पर बाकायदा जो है उस ट्रांसमिशन के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, फिर उनको वहां पर जगह नहीं मिली, यहाँ तक कि एक नौजवान एंकर जो है वो उनको इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हुई कि उन्होंने कहा कि अच्छा अब यहाँ पे कुर्सी तो नहीं है आपके लिए, अच्छा मेरी जगह पे आप बैठ जाएं आप। फिर वो एक साइड पे होकर बैठ गई। तो वहां पर उस दिन हमें काफी अंदाजा हो गया था कि फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है वो काफी डेस्परेट हैं और उनको नजर आ रहा है कि शायद उनकी जो पोजीशन है वो तब्दील होने वाली है। उसके बाद फिर जब वज़ीर आज़म साहब आगे बैठ गए और फिर वो प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर उसमें जब एक वक्फा आया तो वक्फे के दौरान फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, वो जहाँ पे वो कैमरे वैमरे लगे हुए थे वो, और उन्होंने वज़ीर आज़म से बातचीत करने की कोशिश की। तो उनको हमें उस दिन जो वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्स था, जो सूरत हाल थी, अंदाजा हो गया था कि फिरदौस आशिक अवान जो है वो उनकी वो अब अहमियत नहीं है वज़ीर आज़म के नज़रों में जितनी के पहले थी। तो उसके बाद आप देखिए कि अगले दिन फिर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ये जो आप कोट कर रहे हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जो गुफ्तगू की, वो जो भी उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म साहब ने फिरदौस आशिक अवान को हटाकर उनकी जगह पे आसिम सलीम बाजवा को स्पेशल असिस्टेंट लगाया है और शिबली फराज साहब को लगा दिया है वज़ीर इत्तलात, तो इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि अपनी मीडिया मैनेजर्स की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। मैं इसको इस तरह कहूंगा कि आज जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है, ये दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो मीडिया पॉलिसी है उसकी नाकामी का खुल्लम खुला एतराफ़ है। और इस पर हमें इसलिए ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए कि जो उन्होंने रिप्लेसमेंट की है, जिस शख्स को लेके आए हैं शिबली फराज साहब, वो उनको ऑपोजिशन की जो बड़ी पार्टीज हैं वो भी उनको बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं कि ये बहुत अच्छा इंतखाब है उनका। और आप देखेंगे पहली दफा कैबिनेट में एक ऐसी तब्दीली हुई है कि जिस पर मैंने अभी तो काफी सारे लोगों से बात की अपने कुलीग्स के साथ, मुख्तलिफ अखबारात में, टीवी चैनल्स में जो हमारे कुलीग्स हैं, कि क्या ख्याल है आपका शिबली फराज साहब के बारे में। तो अक्सर लोगों की जो राय है उनके बारे में बड़ी मुस्बत है, क्योंकि आप देखिए कि जब फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं उन्होंने माजी में जब वज़ीर इत्तलात थी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो जिन लोगों के साथ उस जमाने में उनके ताल्लुकात खराब थे, चपकलश थे, कशीदगी थी, वही चीजें जो हैं वो उन्होंने मुंतकिल कर दी तहरीक इंसाफ को। तो शिबली फराज साहब जो हैं उनकी हमने ये देखी है कि उनकी खसूसियत ये है कि अगर किसी सहाफ़ी के या टीवी एंकर के ताल्लुकात हुकूमत के साथ अच्छे नहीं हैं या हुकूमत जो है वो उसको बुरा समझती है, तो शिबली साहब ने उसके साथ भी अपने मामला ठीक रखे और उनके प्रोग्रामों में भी जाते रहे, उनके साथ मेल मुलाकात भी रखी। तो ये है असल बात। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने आज तब्दीली की है पिछले 1.5-2 साल में, ये तीसरी तब्दीली है वजारत इत्तलात में। तो इस तीसरी तब्दीली का वाज़ेह मतलब यह है कि उनकी मीडिया पॉलिसी ठीक नहीं थी और अब वो एक ऐसा चेहरा लेके आए हैं जो कि सिर्फ हुकूमत के हामियों के लिए काबिल कबूल नहीं है, बल्कि जो हुकूमत के बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, मुखालफीन हैं, उनके लिए भी काबिल कबूल है। और ये एक शौरी कोशिश है, एक कॉन्शियस एफर्ट नजर आती है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो अब मीडिया में अपने नाकदीन तक रीच आउट करना चाह रहे हैं, वो उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने शिबली फराज साहब का इंतखाब किया है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ये काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थी। मतलब फिरदौस आशिक अवान साहबा के दौर में ज़ाहिर है ये कहा गया कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो मीडिया के वाजिबात हैं वो रिलीज़ किए जाएँ, मगर वो नहीं हुए और ज़ाहिर है मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज लेट होती रही, मगर इस हवाले से पेशरफ नहीं हो रही थी। अब जो इतलात आ रही हैं वो करप्शन के कुछ इल्ज़ामात लग रहे हैं जो मीडिया पर चल रहे हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से, जिसका उन्होंने ट्वीट करके डिनाई भी किया है कि मनगढ़ंत खबरें हैं और मैं इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती हूँ। कुछ भर्तियों के हवाले से भी बातें हो रही हैं, क्या कोई तहकीकात हो रही हैं इस हवाले से, क्या इतलात है, क्योंकि अभी तक तो बहरहाल इल्ज़ामात हैं। शाहजेब भाई, पहले ये जो इंक्वायरी है इसको कंप्लीट तो होने देना। अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? देखिए, ये जो
इत्तलात हैं ये अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश थी और इस किस्म की जो बातें हैं वो मैंने भी सुनी हैं। जो वज़ारत इत्तलात और नशरियात के जो स्टाफ है, वो स्टाफ जो है उसने शिकायत की और वो शिकायत काफ़ी आगे तक गई कि जी हमसे ऐसे काम लिए जाते हैं जिनका सरकारी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, ज़ाती नौयत के काम लिए जाते हैं। फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें, तो अब क्योंकि देखिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा अब क्योंकि वज़ीर इत्तलात या मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात नहीं रही, तो बड़ा आसान है उन पे तनकीद करना। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में सुनी जा रही हैं, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं है तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं। अगर वो इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे तो अच्छी बात है। देखिए, एक और ये जो आपने जो वाजबात की बात की है, तो जो वाजबात की अदायगी का मामला है, ये अरबों का मामला है। तो इस मामले को तय करने के लिए इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है, उसका सरबराह किसको बनाया? उसका सरबराह बनाया वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब को। तो शफकत महमूद साहब को बनाया जब, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म काफ़ी दिन पहले ये रियलाइज़ कर चुके थे कि मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा मीडिया के साथ मामलात को तय करने और मामलात को बेहतर करने की सलाहियत से महरूम है। इसीलिए ये जो एक इंतहाई अहम मामला था, मीडिया के वाजबात की अदायगी का मामला, ये भी शफकत महमूद साहब के सुपुर्द कर दिया। और मेरी इत्तला के मुताबिक शफकत महमूद साहब ने जो कुछ मीटिंग्स की तो उसमें ये भी शरीक हुई, तो कोई वो उनको ज़्यादा उन्होंने हेल्प आउट नहीं किया, शफकत महमूद साहब को ज़्यादा उनकी मदद नहीं की। तो अब शिबली फराज साहब आ गए हैं। शिबली फराज साहब की अपॉइंटमेंट एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, उस पर तहरीक इंसाफ के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, काबीना के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब शफकत महमूद साहब और शिबली फराज साहब और असद उमर साहब और हमाद अजहर साहब और तमाम जो वुज़रा हैं, उसमें सीनियर वुज़रा भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, तो ये सारे मिल मिलाकर ये जो मीडिया के साथ मामलात हैं इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वाजबात की अदायगी का मामला है, ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द तय पा जाएगा। अच्छा, और साबिक डीजी आईएसपीआर जनरल रिटायर्ड आसिफ सलीम बाजवा, वो ऑलरेडी सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, जो खुद एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला ओहदा है, उन्हें ये ओहदा देने की मुआविन ख़ुसूसी का क्या वजह होगी? मेरा ख्याल है कि आसिफ सलीम बाजवा साहब को इसलिए लाया गया है कि जो बहुत से मामलात हैं ऐसे जिनमें सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही है, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी सामना है, तो उन मामलात को देखेंगे वो आसिम सलीम बाजवा साहब देखेंगे। और जो शिबली फराज साहब हैं वो जनरली वजारत इत्तलात और नशरियात को देखेंगे। इस वजारत की बहुत से इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत से फ़राइज़ हैं। फिर मीडिया के साथ मामलात को तय करना, इसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का पहले से एक एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपीरियंस और शिबली फराज साहब की जो जहानत और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन ये शिबली फराज साहब के लिए चैलेंज है बहुत बड़ा। जब तक शिबली फराज साहब को और आसिम सलीम बाजवा साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत उनको हासिल नहीं होगी, वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही आज शाम को ऐलान हुआ शिबली फराज साहब का, तो फौरी तौर पे जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मीडिया सर्कल्स की तरफ से सब ने इसका खैर मकदम किया। तो मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब को लाना जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से वो एक अच्छा कदम है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका फायदा असल में उनको उस वक्त होगा जब मीडिया के वाजबात का मसला हल हो जाएगा और आसिम सलीम बाजवा साहब और शिबली फराज साहब ये मिलकर एक और एक 11 बनकर ये काम करेंगे। खुदा न खास्ता अगर इनके दरमियान भी वही मामला हो गए जिस तरह जो फिरदौस आशिक अवान साहबा थी, वो अपने कैबिनेट के कुलीग्स के साथ ही लड़ी जा रही थी, जो लोग मीडिया में उनको असिस्ट करने के लिए तैयार थे वो उनके साथ ही कन्फेडरेशन कर रही थी। तो उनकी लड़ाई जो है वो मीडिया के साथ भी चल रही थी, अंदर भी चल रही थी, बाहर भी चल रही थी, वो हर तरफ लड़ाइयों में मसरूफ थी, लिहाजा उनको इसलिए शायद फारग किया गया। तो अब जो शिबली फराज साहब ने और आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, इन्होंने मिलकर हुकूमत को जो चैलेंजेस का सामना, उसमें एक बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत जो है वो उसकी जो पॉलिसीज है उनकी सही प्रोजेक्शन नहीं हो रही मीडिया पर, तो उस प्रोजेक्शन को करना है, सही तरीके से करना है, ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आसिम सलीम बाजवा और शिबली फराज एक टीम के तौर पे काम करेंगे तो उसमें उनको काफ़ी कामयाबी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा दुनिया भर में अब लॉकडाउन में नरमी आ रही है।
किस तरह आ रही है आपके सामने रखेंगे। दुनिया भर का अहवाल एक ब्रेक में। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाद अब दुनिया दोबारा खुलने जा रही है, मगर अभी भी खौफ बरकरार है, क्योंकि जिन मुमालिक ने जल्दी लॉकडाउन खत्म किया या फिर बेएहतियाती की, वहां कोरोना फिर से फैलने लगा है। यूरोप में कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें इटली में हुई। अब तक वहां 26,644 अमवात हो चुकी हैं, मगर अब इन हलाकतों में कमी आ रही है। इतवार के दिन इटली में 260 हलाकतें हुई, जो 14 मार्च के बाद किसी भी एक दिन में होने वाली हलाकतों की सबसे कम तादाद है। जिसके बाद इतवार को इटली की वजीर आजम ने मुल्क में जारी 7 हफ्तों के लॉकडाउन में कुछ नरमी का ऐलान किया है। इटली में 4 मई से लोगों को रिश्तेदारों से मिलने, पार्क्स में जाने और अपने ही इलाके में सफर करने की इजाजत होगी। फैक्ट्रियां और तामीराती साइट्स खुल जाएंगी, मगर स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे। यूरोप में इटली के बाद स्पेन सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। स्पेन में 2,07,000 लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अमवात की तादाद 23,190 है। स्पेन में भी अब हलाकतों में कमी आ रही है। इतवार को स्पेन में 288 अमवात हुई, जो 20 मार्च के बाद सबसे कम तादाद है। अमवात में कमी के बाद अब स्पेन में भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया गया है। 6 हफ्तों के बाद स्पेन की हुकूमत ने बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत दे दी है, मगर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। बच्चों को सुबह 9 से रात 9 के दरमियान सिर्फ 1 घंटे के लिए किसी बड़े की निगरानी में बाहर निकलने की इजाजत होगी। वो घर से 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। स्पेन में लॉकडाउन में नरमी के बाद बच्चे घरों से निकले और खेलते नजर आए, मगर स्कूल्स अभी भी बंद हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मई के वस्त में लॉकडाउन में मजीद नरमियां लाएगी। इसी तरह दीगर यूरोपीय मुमालिक भी लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना से हलाकतें 22,600 से ज्यादा हो गई हैं, मगर अब वहां भी उनमें कमी आ रही है। जिसके बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने भी कह दिया है कि वो 11 मई से लॉकडाउन में नरमी लाएगी। नरमी से मुताल्लिक तजावीज़ की मंजूरी पार्लियामेंट देगी, जिसके बाद मरहलावार मुख्तलिफ शोबों को खोला जाएगा। इसी तरह न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने भी कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन के खिलाफ कामयाबी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि सख्त पाबंदियों की वजह से कोरोना वायरस की मकामी आबादी में मुंतकली को रोक दिया गया है। अब लॉकडाउन में नरमी लाई जाएगी और 4 हफ्तों के बाद लॉकडाउन के लेवल 4 को उठा लिया जाएगा, यानी जो एक्सट्रीम मेजर्स थे, इकदाम थे, उनमें नरमी लाई जाएगी। मगर अभी बरतानिया ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि बरतानवी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर लॉकडाउन में नरमी लाई गई तो बरतानिया में अमवात की तादाद 1 लाख तक हो सकती है। इस वक्त बरतानिया में हलाकतों की तादाद 20,000 है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस से सेहतियाब होकर अपने दफ्तर वापस आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अभी लॉकडाउन में नरमी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यूरोपीय मुमालिक में तो कोरोना वायरस के असरात अब कम हो रहे हैं, मगर अमेरिका में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि अमवात 54,000 हो गई हैं। यानी जो कहा गया था कि अब शायद अमेरिका में 60,000 तक अमवात हों, अब उससे भी ऊपर की बात की जा रही है। मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है, मगर साथ ही अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। इसलिए मुख्तलिफ रियासतें लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर रही हैं। जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, अलास्का और साउथ कैरोलिना ने कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है, और वो 8 रियासतें जहां रिपब्लिकन्स की हुकूमत है, उन्होंने घरों में लाजमी रहने का ऑर्डर ही जारी नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप भी मरहलावार कारोबार खोलने का ऐलान कर चुके हैं, मगर अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं और अभी उनमें कमी का रुझान नहीं आया। इसके अलावा सऊदी अरब भी पाबंदियों में कुछ नरमी का ऐलान कर दिया है। इतवार को सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों और मक्का के अलावा कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नरमी होगी। शॉपिंग मॉल्स और रिटेलर्स को 13 मई तक कारोबार खोलने का कह दिया गया है। सऊदी अरब में अब तक 17,000 लोग वायरस से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 31 मार्च से लॉकडाउन है, मगर हुकूमत ने दुबई के 2 अजला में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। इसी तरह ईरान ने लॉकडाउन को मरहलावार खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर के मुताबिक मुल्क को 3 रीजन्स में तकसीम किया जाएगा, पहला वाइट, दूसरा येलो और तीसरा रेड। व्हाइट में वो इलाके होंगे जहां केसेस कम हैं। इसी तरह सुर्ख रीजन में वो इलाके होंगे जो ज्यादा मुतासिर हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। 14 अप्रैल से रोजाना अमवात 100 से भी कम हो गई हैं और अब तक 5,710 अमवात हुई हैं। मुतासर अफराद की तादाद 90,000 है, मगर ईरान में बाजार, दुकानें और पार्क खोल दिए गए। चीन, जहां से कोरोना वायरस ने जन्म लिया, वहां कोरोना वायरस खात्मे के करीब है। वुहान शहर, जहां से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, अब वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है। तमाम मरीज अस्पतालों से सेहतियाब होकर निकल गए हैं। शहर में मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं, मगर खौफ अब भी बरकरार है। एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, मगर लोग अभी खौफजदा हैं।
वुहान शहर में 76 दिन तक सख्त लॉकडाउन रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां खत्म हो रही हैं। CNN ने वुहान शहर के खुलने के बाद वहां की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर रिपोर्ट तैयार की है। वहां जो ताजिर हैं उनसे बात की है, लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, सब आवाम के सामने रखी, हम आपके सामने रखते हैं। 3 महीने बाद वुहान में ये एहसास जरूर आ रहा है कि जिंदगी लौट रही है। बहुत से लोग अब भी हिचकिचा रहे हैं, मगर अक्सर ताजिर अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना चाहते हैं। मगर साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 76 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन से उनका जो नुकसान हुआ है वो उसका अजाला नहीं कर सकते। और अगर वो अपना कारोबार खोल भी लें तो भी उनके पास इस तरह ग्राहक नहीं आएंगे, क्योंकि लोग डर गए हैं वायरस से। हमारे जैसे छोटे प्राइवेट बिजनेस के लिए हुकूमत की इमदाद भी नहीं मिल रही। अगर अब वायरस की दूसरी लहर आई तो हम ये काम छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ बाहर निकलने की बहुत शराइत रखी गई हैं। जैसे हर एक को ये मास्क पहनकर बाहर निकलना है, जो मैंने पहना हुआ है। ये अब यहाँ का कानून है कि कोई बाहर बगैर मास्क के नहीं नजर आएगा। यहाँ तक कि जिस होटल में हम रुके हैं वो पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं और इस तरह का चेकअप आप जहाँ जाएं वहाँ होता नजर आएगा। साथ ही एक बोतल में डिसइंफेक्ट करने वाली सोल्यूशन से ये सर से पाँव तक, यहाँ तक कि आपके जूते और सामान को स्प्रे करते हैं। और फिर जब आप अंदर जाएं तो आपको नजर आएगा कि लिफ्ट में बाकायदा 4 लोगों के लिए 4 पाँव के निशान बना दिए गए हैं, ताकि सिर्फ 4 लोग दूर दूर लिफ्ट के 4 कोनों में खड़े हों। फिर लिफ्ट में टिश्यू पेपर रखे गए हैं ताकि आप लिफ्ट के बटन को अपने हाथ से नहीं बल्कि टिश्यू पेपर से दबाएं और इसके बाद टिश्यू पेपर को डिब्बे में फेंक दें। ये इनका तरीका है वायरस के फैलाव को रोकने का। इसी तरह कहीं भी खरीदारी के बाद अदायगी करने के लिए या शहर में कहीं भी जाने के लिए अपने मोबाइल फोन में QR कोड स्कैन करना पड़ता है, और ये इसलिए कि हुकूमत वायरस के फैलाव को ट्रैक कर सके। जाहिर है इससे लोगों की प्राइवेसी मुतासिर होती है, मगर यहाँ हुकूमत वायरस के फैलाव को ऐसे ही ट्रेस कर रही है। और चीन में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। यह खतरा अपनी जगह मौजूद है कि कोरोना वायरस वापस भी आ सकता है। ऐसी कुछ मिसालें सामने आ रही हैं। सिंगापुर ने इब्तिदा में कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा लिया था। एशिया की सबसे कम आबादी वाला मुल्क सिंगापुर कोरोना वायरस के हवाले से एशिया के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अचानक शामिल हो गया है। हालांकि वहां पे ख्याल किया जा रहा था कि उसने कामयाबी से इस पर काबू पा लिया है। चीन और भारत के बाद सिंगापुर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंगापुर, जिसकी आबादी सिर्फ 57 लाख है, वहां अब तक 14,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और उसने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया के 3 सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में अपनी जगह बना ली है। जबकि सिंगापुर में ज्यादातर केसेस उन गैर मुल्कियों के हैं जो सिंगापुर में मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सिंगापुर में गुजारा करने के लिए एक छोटी सी जगह पर रहते हैं, और एक साथ बहुत से मजदूरों का रहना उनमें बड़ी तादाद में केसेस के फैलाव का सबब बना है। इसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 अप्रैल को सिंगापुर में 931 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें सिर्फ 15 लोग ऐसे थे जिनके पास सिंगापुर की शहरियत और रेजिडेंसी थी। गुज़िश्ता हफ्ते सिंगापुर ने इस वबा को कंट्रोल करने के लिए अपने लॉकडाउन में मजीद 4 हफ्ते की तौसी करके उसे 1 जून तक बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इतने ज़्यादा केसेस होने के बावजूद सिंगापुर में शरह अमवात कम देखी जा रही हैं। अब तक सिंगापुर में कोरोना वायरस से सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सिंगापुर को मुआशी कीमत जरूर चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वबा की वजह से सिंगापुर की मईशत अंदाजे से ज्यादा सुकड़ सकती है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि सिंगापुर की GDP 4% तक गिर सकती है, मगर अब मजीद मुआशी बदहाली की पेशनगोइयां की जा रही हैं। इसी तरह एक और मिसाल है जापान की। जापान का एक जजीरा है होकाइडो, जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया है कि लॉकडाउन वक्त से पहले खत्म करने से कैसे सूरत हाल खराब हो सकती है। इस जजीरे के गवर्नर ने वायरस आते ही फौरन लॉकडाउन कर दिया, मगर ताजिरों के दबाव में आकर 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन नरम कर दिया, और फिर वायरस की दूसरी लहर इतनी शदीद आई कि जजीरे को वापस लॉकडाउन करना पड़ा। अब वहां की मकामी हुकूमत का कहना है कि वो पछता रहे हैं कि लॉकडाउन वक्त से पहले क्यों खत्म कर दिया। 53 लाख लोगों का होकाइडो जजीरा अपनी खूबसूरती और सयाहत के लिए जाना जाता है। 31 जनवरी को यहाँ होने वाले सालाना फेस्टिवल में चाइनीज सयाह आए थे और उनसे जजीरे में कोरोना वायरस फैल गया, मगर जजीरे की मकामी हुकूमत ने बहुत तेजी से अमल किया। जब जापान की मरकजी हुकूमत यह फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि क्या किया जाए, उस वक्त भी होकाइडो जजीरे के गवर्नर ने 66 केसेस सामने आने पर ही इमरजेंसी लगा दी। जापान के आइन के मुताबिक आप किसी भी स्कूल, रेस्टोरेंट या बिजनेस को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते, पुलिस या फौज का इस्तेमाल करके जबरदस्ती नहीं कर सकते, बल्कि महज दरख्वास्त कर सकते हैं।
जापान का यह कानून, ये आइन दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका की मदद से बनाया गया ताकि शहरियों की आज़ादी बरकरार रहे और जापान फाशिज्म की तरफ दोबारा ना चला जाए। और जब लॉकडाउन का फैसला हुआ तो होकाइडो जजीरे के शहरियों ने फर्माबरदारी का सबूत देते हुए सब बंद कर दिया। वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया गया। मार्च के बस तक वायरस केसेस कुछ दिनों में 0 की सतह तक भी आए। सूरत हाल कंट्रोल में आ गई, मगर फिर ताजिरों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर होकाइडो के गवर्नर ने 18 मार्च को लॉकडाउन नरम कर दिया। शहरी फौरन सड़कों पर आ गए, जश्न मनाने लगे, रेस्टोरेंट्स में गए। जापान के दूसरे शहरियों ने देखा कि होकाइडो में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है तो वो भी इस जजीरे में जाने लगे, क्योंकि उनके अपने शहरों में सख्त लॉकडाउन था। और फिर इस सब से वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई, जो पहली लहर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। 14 मार्च को होकाइडो जजीरे में वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में 80% इजाफा हो चुका था और फिर जजीरे को वापस लॉकडाउन में जाना पड़ा। और अब ताजिर भी इस बात के हामी हैं कि हतमी लॉकडाउन वायरस पर मुकम्मल काबू पाने के बाद ही ख़त्म हो। इसलिए माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जल्दबाजी से काम ना लिया जाए, एहतियात की जाए। ये भी हकीकत है कि जिन ममालिक ने बर वक्त एक्शन लिए और वक्त पर दुरुस्त फैसले किए, वो कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब रहे। अब वहाँ लॉकडाउन में नरमी आ रही है। चीन वो मुल्क है जहाँ कोरोना की वबा ने जन्म लिया, मगर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो चीन के बिल्कुल करीब है, जिसकी 870 मील की सरहद चीन से जुड़ी हुई है, मगर अब तक वहाँ कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई है। चीन का पड़ोसी मुल्क, और कोई मौत वहाँ पर कोरोना वायरस से नहीं हुई है। ये ना सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि एक बेहतरीन केस स्टडी भी है। इस मुल्क का नाम है वियतनाम। इस मुल्क ने जिस तरीके से अब तक कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल किया है, वो एशिया के अमीर तरीन और बेहतरीन ममालिक के लिए एक मिसाल है। वियतनाम, जिसकी आबादी 9.5 करोड़ है, वहाँ अब तक 268 कोरोना वायरस के केसेस हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है। टेलीग्राफ के मुताबिक वियतनाम की कामयाबी को इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया। इस मुल्क का कोई भी सूबा कोरोना वायरस के किसी संगीन खतरे की लपेट में नहीं है। इसकी वजह यह है कि वियतनाम में जैसे ही कोरोना वायरस रिपोर्ट हुआ तो इस मुल्क ने सख्त और फौरी इकदाम लेना शुरू कर दिए। जनवरी में जब कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो वियतनाम ने कोई चांस नहीं लिया। फरवरी में जब एक सूबे में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए तो वियतनाम ने 10,000 लोगों को क्वारंटीन में रखा और फिर फैसला किया कि वियतनाम में हर उस शख्स को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा जो हाई रिस्क इलाकों से आएंगे, यानी जिन इलाकों में कोरोना वायरस ज़्यादा है वहाँ से आएंगे तो क्वारंटीन में रखा जाएगा। फरवरी के आगाज़ में ही वियतनाम ने तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी। फिर वियतनाम में केसेस रिपोर्ट होना बंद हुए, 22 तक केसेस रिपोर्ट नहीं हुए और फिर अचानक मार्च में लंदन से आने वाली फ्लाइट से नए केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। वियतनाम के हुक्काम ने तमाम मुसाफिरों को ट्रैक किया और फिर उन्हें आइसोलेशन में रख दिया और फिर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से अपनी वीज़ा फ्री एंट्री मुअत्तल कर दी। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से वीज़ा फ्री एंट्री मुअत्तल कर दी और फिर एक सख्त मुहिम चलाई। एहतियाती तदाबीर के लिए गाने बनाए गए और फिर वियतनाम की रियासत, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, लोगों की निगरानी के लिए जो इसका सिक्योरिटी का सख्त निज़ाम है, वियतनाम ने उसे भी लोगों को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर हुकूमती हिमायत याफ्ता हैकर्स ने चीन के बड़े इदारों और चाइना की इमरजेंसी की वजारत के अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश भी की ताकि पता लगाया जा सके कि वो इस वबा पर कैसे काबू पा रहे हैं, कैसे रद्देअमल दे रहे हैं। वियतनाम में लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं और वहाँ पर कोई हलाकत इस वायरस से नहीं हुई है। दुनिया खुलने जा रही है, मगर सख्त फैसलों और उन पर सख्ती से अमल दरामद के बाद खुलने जा रही है। साथ ही खदशात भी हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना के फैलाव के आगाज़ को 2 महीने हो गए हैं और कोरोना के मरीजों की तादाद 13,909 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 581 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 292 हलाकतें हो चुकी हैं, उनमें से 4 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त मजमूई तौर पर 345 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतासिर हैं। मुल्क भर के डॉक्टर जो वायरस के फैलाव के खतरे से मुसलसल खबरदार कर रहे हैं, वो खुद इस वबा का शिकार हो रहे हैं। यही वो खतरा है जिसके बारे में डॉक्टर्स खबरदार कर रहे हैं और उलमा से अपील कर रहे हैं कि घर में नमाजें और इबादत की जाएं। अवाम से अपील कर रहे हैं, ताजिरों से अपील कर रहे हैं, मगर इन सब के बावजूद बेहतियाती हो रही है। उलमा, हुकूमत, ताजिर सब की तरफ से बेहतियाती हो रही है। मसाजिद में नमाज से मुतालिक जिन 20 नकात पर इत्तफाक हुआ था, उनमें से नमाज तरावी से मुतालिक शराइत पर अमल नहीं हो रहा है। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली एक सर्वे के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद की 80% से ज़ायद मसाजिद में नमाज तरावी से हुकूमत और उलमा के मुआहदे पर अमल नहीं किया जा रहा। इस हवाले से 15 शहरों और कस्बों की 194 मसाजिद का सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक 96% अफराद ने सड़क पर नमाज पढ़ी, जबकि 89% के करीब नमाजियों ने फेस मास्क नहीं पहने हुए थे। 69% से 72% मसाजिद में 6 फुट फासले की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा गया और वुजू भी मसाजिद में किया गया।
सर्वे के मुताबिक 2/3 से ज़ायद मसाजिद में बड़ों के साथ बच्चे भी मौजूद थे। इस पूरे मामले में अब नज़र आ रहा है कि बदएहतियाती है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मज़ीद खबरें उन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड पर नजरसानी का फैसला किया है। इत्तेहादी जमातों के साथ साथ दीगर सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सूबे बड़े बहरान के लिए तैयार थे और ना ही उन्होंने वफाक की हिदायत पर मुकम्मल अमल किया, जिसकी वजह से कोरोना के बाद सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। इसलिए 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड में तब्दीली लाई जाए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम सही सिमत की तरफ कदम था, लेकिन अभी नामुकम्मल है। जब तक वफाक और सूबे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे। हुकूमत का कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली की जा सकती है, मगर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। 18वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने BBC को इंटरव्यू में कहा कि मुल्क की क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि वो कौमी बहरान के मौके पर मुश्किल फैसले करें, लेकिन ये पहली बार होगा कि वफाक और वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम की गलत तशरीह के मुल्क के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाने की अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी शदीद मुखालफत कर रही है। नून लीग क्या करेगी? एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ज़ाहिर डेवोल्यूशन ना रिवर्स हो, ये बड़ा अहम है। वफाक को मजबूत ही किया है, सूबों के पास जब इख्तियारात आए हैं, मगर 18वीं तरमीम पर सिरे से बात ना हो, क्या नून लीग भी इसकी हामी है? कम से कम बात हो सकती है कि वफाक और सूबे मिलकर काम कर सकें, कोई रास्ता निकाल सकें? देखिए, इसकी दो बातें हैं। एक तो ये है कि 18वीं तरमीम जैसे आपको पता है कि कौमी इत्तफाक राय से हुई थी और इसके ज़रिए एक बहुत दरीना मसला जो सूबाई खुद मुख्तारी का पाकिस्तान में चला आ रहा था, जिसके नतीजे में हमें मशरक़ी पाकिस्तान से भी हाथ धोना पड़ा। तो 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों ने सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को हल कर दिया था। लिहाजा अब अगर किसी भी लिहाज से ये कहा जाएगा कि 18वीं तरमीम को रिवर्स करना मकसूद है या उसको तब्दील करना मकसूद है, इससे नई फॉल्ट लाइंस पैदा होंगी और ये नाकाबिले कबूल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 18वीं तरमीम पर अमल दरामद को कैसे मौसर बनाया जाए। यकीनन इसके अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है कि सूबों की और मरकज़ी हुकूमत और वफाक के निज़ाम के अंदर आपस के अंदर जो मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं वो एक मरबूत निज़ाम के तौर पे कैसे काम करें। इसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इदारा मौजूद है, उसके सेक्रेटेरिएट बन सकता है। और इसी तरह जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैंने 3 वजारतों में, प्लानिंग मिनिस्ट्री में, इंटीरियर के अंदर और फिर हमारे पास एजुकेशन का भी कुछ देर चार्ज रहा इब्तदा में, चूँकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट था, तो हमने इंटर प्रोविंस मिनिस्टर्स कमेटी को बहुत मौसर फोरम के तौर पे इस्तेमाल किया और मैं समझता हूँ कि इसी के ज़रिए आगे काम हो सकता है कि तमाम वो शोबे जिसके अंदर डेवोल्यूशन हुई है वहाँ पे इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी बनाई जाए जिनका परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो। तो जो जिस किस्म की कोई कमी नज़र आ रही है हुकूमत को वो दूर की जा सकती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये डेवोल्यूशन को रिवर्स करना चाहते हैं या ये 18वीं तरमीम को तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। तो डेवोल्यूशन के लिए को रिवर्स करने के लिए नहीं तैयार होंगे, मगर वैसे बात हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। मगर साथ में भी बताइएगा कि वैसे 18वीं तरमीम तो दूर की बात है, जिन चीज़ों पर अग्रीमेंट था उस पर भी नहीं काम हो सका। अब पार्लियामेंट का सेशन हो नहीं रहा, नैब का जो ऑर्डिनेंस था, अब नए ऑर्डिनेंस की बातें की जा रही हैं। इसमें क्या होगा? आप लोग तो जो चीज़ें कंसेंसस थी कि इसको बदलना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं मिलकर। जी, इसके ऊपर हम दीगर अपोजिशन जमातों के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं। दरअसल इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को बिल्कुल बेवकूफ़ कर दिया है और इससे पहले भी आपने देखा कि इन्होंने ऑर्डिनेंसेस की एक पूरी फैक्ट्री चलाई हुई है और पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी करने की बजाय ये ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और अभी आप देखिए जो मजाक हुआ है कि पार्लियामेंट के ऊपर जो मुशीर तकर्रर किए गए हैं वो भी एक अनइलेक्टेड बंदे हैं और लिहाजा ये हुकूमत की उस कंटेम्प्ट की अलामत है कि हुकूमत पार्लियामेंट को वक़्त नहीं देती। क्या PTI के अंदर मुंतखब सेनेटर्स और मुंतखब MNAs में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो पार्लिमानी अमूर को चला सके? तो लिहाजा अगर ये कानून साजी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए करेंगे तो यकीनन ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इससे पहले नैब के ऊपर हम इनके साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं
और अपोजिशन की तरफ से तमाम तजावीज़ सेनेट के अंदर भी मौजूद हैं टेबल के ऊपर और नेशनल असेंबली के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत अगेन मैं ये कहूँगा शाहजेब कि ये दे आर इन टू माइंड्स, इन 2 कदम आगे चलते हैं 4 कदम पीछे चलते हैं। एक तरफ ये समझते हैं कि नैब इनके हाथ में एक हथियार है जिससे ये लोगों को डरा सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, लोगों को जैसे कि मीर शकील उर रहमान साहब को इन्होंने पकड़ा हुआ है, इससे पहले अपोजिशन के लोगों को पकड़ा हुआ था, किसी को इंक्वायरी की स्टेज पे पकड़ लिया, किसी को एक रुके के ऊपर पकड़ लिया, किसी को किसी मौके पे पकड़ लिया। तो ये उस इख्तियार को जाने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग की ताकत इनके पास रहे, लेकिन इनको डर भी लगता है कि कल को जब हमारे बंदे पकड़ेंगे, इनकी अपनी जमात के अंदर से एक प्रेशर ग्रुप है, वो कहता है कि आप ये जो सब कुछ गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, अभी तो अपोजिशन के गिर्द गर्दन के गिर्द घेरा है, लेकिन एक ना एक दिन हमारी भी पकड़ होगी, फिर हम पकड़े जाएंगे। तो वो कंफ्यूज्ड हैं, अभी तक उनको पता नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।